Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, इनफर्टिलिटी और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी के जो सबब हैं स्पर्म से रिलेटेड, है ना, उसमें लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म की मोटिलिटी का इशू होता है, स्पर्म की क्वालिटी का इशू होता है, जिसके लिए लोग बहुत चिंतित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और उसके लिए जगह जगह क्वेश्चंस करते हैं कि मोटिलिटी का इशू है, स्पर्म की क्वालिटी का इशू है, स्पर्म के काउंट का इशू है, तो हम इसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब भी है ये, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक ही रात में बस ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, एक ही दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएं। जब उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपके ट्रीटमेंट में इतना टाइम लगेगा, है ना, तो फिर उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। असल चीज़ क्या है कि आपको इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप इनको सही से फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह विदाउट एनी ट्रीटमेंट, है ना, बहुत कॉस्टली मेडिसिन भी यूज़ नहीं करनी है आपको। सिर्फ सस्ती सस्ती दवाएं इस्तेमाल करके आप विदिन 90 डेज़, 90 दिनों में इंशाल्लाह आपके जो स्पर्म की क्वालिटी का इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। स्पर्म काउंट का इशू अगर है आपका तो वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। बस आपके पीछे बहुत बड़ी डिजीज़ ना हो, बहुत मेजर इशू ना हो, है ना, मतलब आपकी बॉडी में कोई पता चला कि ब्लॉकेज ही है और आप वो ये सारी टोटके अपना रहे हैं, फिर कहें बाद में कि यार डॉक्टर साहब मुझे ठीक नहीं हुआ। ऐसे नहीं, डायग्नोसिस आपकी कंफर्म होनी चाहिए, आपकी हिस्ट्री में कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी में ब्लॉकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, टेस्टिकुलर एट्रोफी वगैरह इस तरह के मेजर इशू ना हो, वेरिकोसील वगैरह, है ना, मेजर इश्यूज़ ना हो। अगर देखिए, मेजर इश्यूज़ ज़्यादा लोगों को नहीं होते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी हर किसी को नहीं होता, वेरिकोसील हर किसी को नहीं होता है ना, ब्लॉकेज हर किसी को नहीं होता है। तो फिर ये इतना ज़्यादा क्यों होता है बेसिकली, है ना, मतलब अब जाहिर सी बात है वेरिकोसील लिमिटेड लोगों को होता है। टेस्टिकुलर एट्रोफी जो है, टेस्टिकल जो हैं, अंडकोश जो हैं, वो जो छोटे हो जाते हैं वो थोड़े लोगों को होता है। ब्लॉकेज का इशू थोड़े लोगों को होता है, लेकिन ये जो इशू है स्पर्म की क्वालिटी का, स्पर्म की मोटिलिटी का, स्पर्म के काउंट का, ये बहुत लोगों को होता है। तो क्यों होता है ऐसा? देखिए, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, 10 पॉइंट हमने आप लोगों को बताए थे, पूरे 10 पॉइंट बताए थे कि जो लोग उन 10 चीज़ों से नहीं बचते हैं उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं। एक मतलब जल्दी जल्दी हम आपको रिपीट कर देते हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़? अल्कोहल कंज्यूम करना। जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब नोशी के में मुब्तला होते हैं, शराब नोशी के आदी होते हैं, उन लोगों में स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। कल हमने आप लोगों को डिटेल में बताया था। स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, जो लोग मीट खाते हैं ज़्यादा, है ना, स्पेशली प्रोसेस्ड मीट जो होता है उसको जिन लोगों को खाते हैं, जिन लोगों में वेरिकोसील होता है, जिन लोगों में हीट का इशू होता है, टेम्परेचर जिनके टेस्टिकल्स का ज़्यादा रहता है उन लोगों में, है ना। इसी तरीके से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं होता है, तो उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जिनमें होता है, टाइट अंडरवियर, टाइट पैंट, टाइट जीन्स जो लोग पहनते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। स्पेशली जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनके अंदर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है। अब आप लोगों ने देखा कि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपकी ठीक नहीं हो सकती, जो आपकी आदत से हट नहीं सकती हैं। भाई, आप स्मोकिंग करते हैं तो क्या मतलब क्या मुश्किल है कि स्मोकिंग ना करें? आप ड्रिंक करते हैं, क्या मुश्किल है कि ड्रिंक ना करें? छोड़ दें, उसको ना करें, है ना, थोड़े दिनों तक छोड़ दें आप, जब तक कि आप बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रही है आपकी वाइफ, तब तक तो आप कर ही सकते हैं बेसिकली ना। ऐसा कोई काम करते हैं कि आपकी जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है टेस्टिकल्स का, उसको छोड़ दें। टाइट अंडरवियर, टाइट जीन्स ना पहने आप थोड़े दिनों तक, है ना। इन सारी चीज़ों को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है और ना ही कोई मुश्किल है, आसानी से इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करनी है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, रात में जल्दी सोना है आपको, और अच्छी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा हमारा जो रिसर्च प्रोडक्ट है पाउडर की फॉर्म में है, स्पर्मोजेनिक
₹500 पर मंथ कॉस्ट इसकी आती है। 3 महीने आपको इस्तेमाल करना है ना। आप जो हेल्पलाइन नंबर है इसी नंबर पे कॉल करके इसका ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, मंगवा लीजिए। इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस ₹1750 का होता है। 3 महीने की मेडिसिन ₹1750 की होती है ये, तो कोई कॉस्टली नहीं है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर इसके साथ में आपके सीमेन का भी इशू है, जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, जिन लोगों में लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है, आम तौर पे हमने देखा है कि उनकी सीमेन की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। उनका जो वीर होता है ना वो भी काफ़ी पतला हो जाता है। वाटरी सीमेन, हाइड्रोस्पर्मिया, रिक्कत मनी, इन नामों से जानते हैं इसको हम लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, साथ में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, आप इसका भी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इन 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करना है आपको। बस 3 महीने तक आपको लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन चीज़ों से आपको बचना है और इन 2 मेडिसिन का आपको इस्तेमाल कर लेना है। अगर सीमेन की क्वालिटी अच्छी है, आपकी सीमेन ऑलरेडी गाढ़ा आ रहा है, तो 129 का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप स्पर्मोजेनिक को इस्तेमाल कर लीजिए। 3 महीने के बाद आप सीमेन एनालिसिस करा लीजिए। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपका काउंट इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी मोटेलिटी का इशू होगा वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, सीमेन स्पर्म की क्वालिटी का इशू होगा वो भी आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा और ये चीज़ें आपकी क्योर हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एक मतलब सही हो गया तो क्या दोबारा से फिर ख़राब हो जाएगा? देखिए, पहले जब आप पैदा हुए थे ना तब भी ये सारी चीज़ें सही थी, पहले से ही ख़राब नहीं होती हैं। जनरली पहले से ख़राब नहीं होती। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ लोगों में जिनमें पहले से ही ख़राब होती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में चूँकि आपका बैड लाइफस्टाइल, आपकी गलतियों की वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अब क्या गारंटी है कि वो आपकी गलतियाँ फिर से नहीं होंगी, वो बैड लाइफस्टाइल आपका फिर से नहीं होगा, है ना। एक मर्तबा आपके सीमेन के स्पर्म का इशू हुआ, सीमेन की क्वालिटी ख़राब हुई और स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब हो गई आपकी, आपने इलाज करा लिया, ठीक हो गई, बात ख़त्म हो गई। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली फिर से हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं होती कोई भी चीज़। उसके पीछे के सबब और कॉजेज़ जब आपकी बॉडी में आएंगे तो फिर से वो होगा। ऐसा नहीं कि एक मतलब आपने करा लिया तो ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो गया। अब आप कुछ भी करिए, कितनी भी स्मोकिंग करिए, कितना भी ड्रिंक करिए, कुछ भी करिए, दोबारा से ख़राब नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना ही कभी आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि फिर से नहीं होगा और ना ही गारंटी इस चीज़ की होती है कि फिर से नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ को समझिए। इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है जो बहुत कॉमन आप डेली लाइफ में इन चीज़ों को फॉलो देखते हैं, है ना। क्या किसी शख्स को फीवर आता है ना, आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई जाती हैं, पता चला कि आपको जो है इन्फेक्शन है बॉडी में कहीं पर, तो उस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक रिकमेंड कर दी गई, वो इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो गया, फीवर आना भी ख़त्म हो गया, ठीक हो गए ना। तो अब आगे चल कर के क्या ज़िंदगी भर कभी उसको फिर से इन्फेक्शन नहीं होता है क्या? फिर से भी होता है, फिर से फीवर आता है, फिर से उसके सिम्टम्स आते हैं, उसका फिर से इलाज होता है। सेम इसी तरीके से ये इनफर्टिलिटी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो डिजीज़ेज़ होती हैं, इनका भी यही हाल है। ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं इनका भी यही हाल है। ये बॉडी में आती जाती रहती हैं। एक मतलब इलाज किया, फिर से कुछ हो गया, 19-20 होता रहता है ज़िंदगी में, तो वो फिर से भी हो सकती हैं। तो इस वजह से आप ये मत सोचिए कि एक मरतबा इलाज करा लेने से वो ज़िंदगी में कभी भी ना हो हमें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो फिर से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन आपकी जब स्टॉप होंगी फिर से आपको फ़ौरन वो परेशानी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, है ना। अगर दोबारा से वो कोर्स आपके अंदर आएंगे तब होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। तो ये एक तरीका हमने आपको बताया है कि 90 डेज़ में आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं, स्पर्म की काउंट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको फॉलो करके इंशाल्लाह स्पर्म की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो परेशानियां हमने, जो चीज़ें हमने बताई हैं, इन चीज़ों से बस आपको बचना है और जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको फॉलो करना है, और जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं उन मेडिसिन को आपको कंज्यूम करना है। बस बहुत ही सिंपल 3 चीज़ों को फॉलो करके 90 डेज़ में आप अपने जो है स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।